अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा सस्ता है, बस वो दिखने में खतरनाक है। देखो, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग करंट आर सी इज गिवन बाई, वो क्या है इलेक्ट्रिक करंट और क्या होता है डिस्चार्जिंग सर्किट, ये सब छोड़ो, बस वो जो I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी लिखा हुआ है उसको ध्यान दो। तो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाय आर सी, यही था पिछले बार भी। और फिर से वही बोला हुआ है कि आई नॉट आर और सी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इस बार आई नॉट आर और सी इन तीनों की वैल्यू दे दी है, ठीक है। और उसमें भी अब अच्छा, पिछले बार तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात किया था, इस बार तो सीधा करंट की ही बात किया हुआ है। फाइंड द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.3, मतलब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले आर सी और आई नॉट की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इज 2 ई का पावर माइनस टी बाय आर सी की वैल्यू क्या है देखो, आर सी विल बी आर इज 6 इंटू 10 का पावर 5 और सी कितना है 0.5 माइक्रो फैराड है, तो 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 6। अब मैं यूनिट्स को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पर ओम लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ये कैपेसिटेंस होता है, ये फैराडे लिखा हुआ है, पर ये एफ क्या है और ये क्या है इसको छोड़ो, अभी सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दो, है ना। आर सी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 इंटू 0.5 इज़ 3 और 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इज़ 10 का पावर माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0.3 हो गया, ठीक है। तो आर सी की वैल्यू 0.3 आ रही है। अब इसी की वैल्यू अलग अलग टाइम पे, अच्छा यार सॉरी, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट पार्ट में करंट की वैल्यू पूछा हुआ है t इक्वल टू 0.3 पे, और सेकेंड पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोला हुआ है 0.3 सेकेंड पे, और फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट 0.31 सेकेंड। ओके, तो मतलब मेरे को आई तो निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद डी आई बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट ये सॉल्व करते हैं, क्या रखेंगे वैल्यू, 2 इंटू ई का पावर माइनस टी की वैल्यू कितनी है, पार्ट ए में 0.3 बाय 0.3, तो ये कट गया ना, तो ई का पावर माइनस 1 आ गया, तो 2 इंटू ई का पावर माइनस 1 बोले तो 2 अपॉन ई, या फिर इसको ऐसे याद करो 2 इंटू 1 अपॉन ई, मतलब याद करो इन द सेंस ई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, ये याद करना है। और 1 अपॉन ई की वैल्यू भी तुम लोग को याद कर लेना चाहिए, 1 अपॉन 2.7 की वैल्यू होती है लगभग 0.37 अप्रॉक्सीमेटली 0.37। ये डेटा तुम लोग के काम आएगा और तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो 1 अपॉन ई क्या होता है 0.37, और 1 माइनस 1 अपॉन ई भी तुम लोग को याद होना चाहिए, और वो कितना होता है 1 माइनस 0.37 इज इक्वल टू 0.63। समझ रहे हो, ये जो 0.63 है और ये जो 0.37 है, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। अभी इच्छा नहीं हो तो अभी मत याद करो, बाद में याद कर लेना, पर करनी पड़ेगी कभी ना कभी, या फिर बोलना चाहिए कि अपने आप हो जाएगा याद, ठीक। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 0.37, अब 2 इंटू 0.37 कितना करो, कितना आएगा 37 2 74 आएगा, है ना। तो 0.74, ठीक, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा हुआ है। तो अब क्या करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, सेम काम है जो पिछले बार कर चुका हूँ। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें फिर आरसी की वैल्यू को 0.3 रख देना, ठीक है। तो कर ही लेते हैं, चलो यार, डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, यहाँ का पर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा, और फिर से माइनस टी बाई आर सी को डिफरेंशिएट करूँगा तो -1 अपॉन आर सी आ जाएगा। सेम काम है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये माइनस आई नॉट बाय आर सी इंटू ई का पावर माइनस टी बाय आर सी, तो
तो क्या आ जाएगा, रखो भाई वैल्यू, RC की वैल्यू क्या रखोगे 0.3 और T की वैल्यू भी क्या रखोगे, पार्ट बी में भी T की वैल्यू 0.3 ही रखना है, ठीक है। तो I0 इज़ 2, RC इज़ 0.3, e का पावर -0.3 बाय 0.3, फिर से वो कट गया है ना ये, तो 2/0.3 -2/0.3 इंटू 1/e। अब ठीक है, जो भी कैलकुलेशन कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट t इज इक्वल टू 0.37। अब ये अप्रॉक्सीमेटली क्यों बोला है, वो इसलिए बोला है, सोचो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, मतलब अप्रॉक्सीमेशन, फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। अभी देखो, हमको दो टाइम दिया हुआ है, एक तो 0.3 और दूसरा 0.31, यानी कि गैप सिर्फ 0.01 का है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है 0.01। तो ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है। अब चूंकि ये टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पे, मतलब t इज इक्वल टू 0.3 पे बोलूँ, चाहे मैं t इज इक्वल टू 0.31 पे बोलूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जबकि कांस्टेंट है क्या, नहीं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज़ di/dt इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ टाइम। t का फंक्शन है ना भाई, तो वो कांस्टेंट हुआ क्या, नहीं हुआ कांस्टेंट। अलग अलग टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अलग अलग होता है, पर बहुत ही छोटे से इंटरवल की बात की, 0.01 सेकेंड की, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उस इंस्टेंट पे, यानी कि 0.3 से लेकर 0.31 तक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ। सुनते जाना आप, क्या बोला मैं, एट या फ्रॉम t इज इक्वल टू 0.3 टू t इज इक्वल टू 0.31 di/dt इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, मैं t इज इक्वल टू 3 पे निकाल चुका हूँ di/dt की वैल्यू यहाँ पे, जो कि कितनी है -2/0.3 इंटू 1/e, और 1/e को मैं क्या बोला था 0.37 बोला था, है ना। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। di/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो अब सुनो, कांस्टेंट होता नहीं है, पर मैं माना हूँ कांस्टेंट, ठीक है। अब चूंकि di/dt कांस्टेंट है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, इसको ऐसे सोच सकता हूँ मैं, di कैन बी रिटन एज dt इंटू ये वैल्यू। इस वैल्यू को क्या मानोगे यार, कुछ मान लो, कैलकुलेट करो भाई उसको, क्या आएगा देखो, 0.74/3 आएगा। तो 0.7/3 कितना हो गया, 0.2 और फिर लगभग 4, है ना, 0.24 0.25 इसके आसपास आएगा। हाँ ठीक है, 0.75 मान लो उसको, 0.75/3 करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। तो उसको 0.25 ही मान लेते हैं, चलो, या 0.24 ही मान लेते हैं, चलो, है ना। तो -0.24। अब इसको देखो, ये क्या है, दिस, व्हाट इज दिस di? di इज स्मॉल चेंज इन करंट। व्हाट इज dt? स्मॉल चेंज इन टाइम। व्हाट इज दैट स्मॉल चेंज इन टाइम? कौन कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, t इज इक्वल टू 0.3 से लेकर 0.31 तक, तो जो इंटरवल आया वो 0.01 का आया। तो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 0.01 और यहाँ पर आ गया 0.0, सॉरी, तो ये क्या है, ये आया di। व्हाट इज di? di इज चेंज इन करंट। पूछा क्या है, सुनना पहले बात को, पूछा क्या है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट t इज इक्वल टू 0.31। मेरे को t इज इक्वल टू 0.3 पे तो करंट पता है, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये रहा, है ना, 0.74 एम्पियर, ये वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है।
और मैं ये वैल्यू मेरे को t इक्वल टू 0.3 पे पता है, और उसके बाद में क्या निकाला, उसके बाद में निकाला चेंज इन करंट। तो अब मेरे को फाइनल करंट निकालना है, यानी कि t इक्वल टू 0.31 पे करंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 0.3 पे जो करंट है वो प्लस चेंज इन करंट। ठीक, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो भाई, कितना आएगा ये, 2 0 है तो 0.0024 आ जाएगा, है ना। बहुत ही छोटी वैल्यू पहली बात तो। ठीक है, तो अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, I at t इज इक्वल टू 0.31 विल बी इक्वल टू I at t इज इक्वल टू 0.3 प्लस छोटा सा चेंज इन करंट। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस साइन आएगा, है ना। हाँ, तो ये आ गया, ये कितना आया भैया, ये 0.74 आया, 0.74 प्लस व्हाट इज DI, दिस इज माइनस 0.0024। अब इसको समझ रहे हो, ये बहुत ही छोटा है, 0.74 के आगे ये बहुत ही छोटा है। तो इसको करोगे भी कैलकुलेट तो 0.74 से जस्ट छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना, 0.73 के आसपास कुछ आ जाएगा, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, 0.74 ही बोल सकता हूँ। ठीक है ना। एक बार आंसर की देख लेते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है ना। अरे यार, ये तो ई के वैल्यू में ही दे दिया है। चलो खैर, कोई मतलब मेहनत बहुत सारी वेस्ट हो गई यार। चलो खैर कोई नहीं, एक्चुअल में आंसर में ई के टर्म्स में ही आंसर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, अपन भी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो मैं फिर से बोलूँगा कि जो 1/e और ई की वैल्यू ये तुम लोग को याद होनी चाहिए, ये काम आएगी बाद में, पर यहाँ पर काम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसका आंसर, पहले पार्ट का आंसर पीछे में, मतलब आंसर सेक्शन में 2/e ही दिया हुआ है, दिस इज द आंसर। और सेकेंड पार्ट का आंसर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मेरा आंसर आया है -2/0.3 इंटू ई, और किताब में आंसर दिया हुआ है 20/3 इंटू 1/e। तो एक ही बात है ना, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दिस इज द सेकेंड आंसर। और थर्ड आंसर निकालने के लिए क्या किया है देखो, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। काटो यार पूरे को, है ना। नहीं, बहुत मेहनत हो जाएगी। di/dt is what, -20/3e। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, di/dt इज इक्वल टू -20/3e है, तो di यानी कि चेंज इन करंट विल बी इक्वल टू dt इंटू -20/3e। ठीक, और अब इस dt की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0.01, बिकॉज टाइम 0.3 से 0.31 जा रहा है। तो 0.01 इंटू -20/3e, काफ़ी मेहनत हो गई है ना फालतू में, कोई बात नहीं। और अब ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.01 इज 0.2, तो -0.2 डिवाइडेड बाय 3e। ठीक, अब क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, 0.74 की जगह, सॉरी हाँ, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, है ना। 0.74 की जगह क्या रखूँगा, 2/e, है ना, 2/e। और ये क्या है, ये है, ये पॉइंट क्या है, ये di है ना, और di की वैल्यू क्या है, 0.2/3e। -0.2/3e। ठीक, अब ये कैलकुलेशन आसान हो गई।
ई के टर्म्स में दिया हुआ है तो कैलकुलेट, मतलब मैं फालतू की मेहनत कर रहा हूँ, चूँकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया हूँ तो ख़त्म करके ही मानते हैं। बाकी तुम लोगों को इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करना चाहिए ना, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया, 6 माइनस 0.2 इज़ 5.8 है ना, इंटू है ये डिवाइडेड बाय 3। यही मेरे ख्याल से आंसर भी दिया हुआ है 5.8/3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम लोगों ने किया है वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट है, कैलकुलेशन तो आते जाते रहती है ना। सब ठीक है। इसमें जो सी पार्ट अपन निकाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्ट ए और बी तो कुछ खास बात थी ही नहीं। सी पार्ट में हमको 0.3 पे करंट पता था और 0.31 पे करंट पूछा था, ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया हम, अच्छा क्या कर सकते थे बेवकूफ़ी के रूप में, हम लोग क्या कर सकते थे बेवकूफ़ी के रूप में, हम लोग ये कर सकते थे कि हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया है ना, मतलब बेवकूफ़ी में मतलब क्या नहीं करना है हमको, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इस क्वेश्चन को पूछा है, अगर ये इतना ही आसान है तो, सिर्फ अगर कैलकुलेशन है तो क्या सीखे हम लोग इसमें, सीखे ये कि हमको तो पता था करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो दिया हुआ है ना, पर सोचो इस क्वेश्चन में अगर मैं टाइम को 0.31 रखने जाता तो यहाँ पर क्या बनता, 0.31/0.3, उसको कैलकुलेट करना संभव हो पाता क्या, नहीं हो पाता। ई के पावर में सोचो, ई के पावर में क्या आता, ई के पावर में 0.31/0.3 आता, इसको कैलकुलेट कहाँ से कर पाते भाई, नहीं कर पाते। तो रियल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, रियल एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरीके के कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगता है, ठीक है। और उसी अप्रॉक्सीमेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, है ना, इसको ध्यान से देखो। और अच्छा, एक बार थोड़ी नहीं है, ये तो होते ही रहेगा, ऐसा कई बार तुम लोग करोगे, है ना। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ये कठिन लग रहा हो, लेकिन ये बार बार तुम लोग करोगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ क्या नहीं करना था, क्या नहीं करना था, टी की वैल्यू को उठा के इस एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ हालांकि इस क्वेश्चन में लिख भी दिया है अप्रॉक्सीमेटली करंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकालनी है 0.31 पे, तो कुछ तो लोचा है, ये तो शुरू में ही हमको समझ में आ गया था शायद, मेरे को इसीलिए ऑब्वियसली मैं मतलब ऑब्वियस वे में मैं इस मेथड को यूज़ कर दिया, पर मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था कि इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हुई है 0.31 की, है ना। और चूँकि 0.3 और 0.31 के बीच का गैप बहुत छोटा है, इस वजह से ये जो मेरा तरीका है जो मैं लगाया हूँ यहाँ पर, है ना, कि पहले चेंज निकाल लिया और फिर 0.3 पे जो करंट था और फिर उस चेंज को ऐड कर दिया, ये जो तरीका है ना, ये तरीका क्यों लगा पाया, बिकॉज करंट का जो गैप था, जो टाइम इंटरवल था, वो बहुत ही छोटा था, और उस छोटे से टाइम इंटरवल में मैं ये मान सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट एक्चुअल में वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इटसेल्फ डी/dt इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, चलो भाई।